लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री को बड़ा झटका, राहुल गांधी की शातिर चाल। दोस्तों, वायनाड छोड़कर दोस्तों रायबरेली के बने सांसद, बताएंगे क्यों बीजेपी के लिए मुसीबत बन गए, कैसे आखिरकार दोस्तों प्रियंका गांधी लड़ेंगी वायनाड से चुनाव। दोस्तों, और जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी की जीत लगभग पक्की समझिए। क्यों आखिरकार दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा फिलहाल जिस चीज़ से पूरे देश को प्रॉब्लम है उस ईवीएम से बीजेपी को प्यार है। आखिरकार क्या चक्कर है, और क्यों आखिरकार दोस्तों संजय सिंह ने लगा दिया आरोप कि 80 सीटों पर फिर से हो रिकाउंटिंग। अगर 80 सीटों पर होती रिकाउंटिंग तो कांग्रेस जो इंडिया का आंकड़ा है वो 310 के भी पार जाएगा। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला और कैसे ममता बनर्जी ने ट्रेन हादसे पर बीजेपी को लपेटे में ले लिया है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, पास में घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की चाल से कल प्रधानमंत्री को रात भर नींद नहीं आई होगी। पहला तो ये कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों मजबूत होती हुई सपा और कांग्रेस, और दोस्तों कमज़ोर होती हुई भाजपा। जिस तरीके से कांग्रेस दोस्तों उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई और जो जन समर्थन उसे मिला, ये दोस्तों काबिल तारीफ़ था। क्योंकि सच बताऊं तो मैंने भी उस वक्त दोस्तों ये नहीं सोचा था, हालांकि मुझे रैलियों में मैं भीड़ देख रहा था और अब की बार लग रहा था कि अब की बार जो है वो इंडिया गठबंधन बाजी मारेगा, लेकिन अकेले मैंने ये नहीं सोचा था कि कांग्रेस को इतनी ज़बरदस्त सफलता मिलने वाली है इंडिया गठबंधन को। ऐसे में दोस्तों अखिलेश और कांग्रेस वहाँ की नंबर 1 पार्टी बन गया उत्तर प्रदेश की, और बीजेपी का ग्राफ हम देखें तो बीजेपी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में ढह गई है। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश ही एक ऐसी जगह था जहाँ पर बीजेपी ने अपने हिंदुत्व का डंका बजा रखा था, या फिर यूँ कहते कि हिंदुत्व के जाल में लोगों को फंसा रखा था। लेकिन उत्तर प्रदेश में दोस्तों कल राहुल गांधी ने ऐसी घोषणा की कि अब वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, उपचुनाव होगा, क्योंकि 2 सीटें जीते थे तो एक छोड़ना पड़ती है दोस्तों। इसलिए राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ दी और रायबरेली की सीट पर को उन्होंने रख लिया। क्योंकि दोस्तों राहुल अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनको जो इतनी बड़ी जीत मिली और जिस तरीके से उनको दोस्तों लोग अब पसंद कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की राजनीति होती है, यानी कि दोस्तों लोकसभा की। ऐसे में राहुल गांधी ने बड़ी ही शातिरनेस के साथ प्रियंका गांधी को वायनाड से उतार दिया और ख़ुद दोस्तों यहाँ पर उतर गए। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों रेल मंत्री जो है यहाँ पर वैष्णो के खिलाफ जमकर बरसी ममता बनर्जी। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से एक बार जो उनके रेल मंत्री पहले थे वैष्णो जी, उन्हीं को फिर से बना दिया गया दोस्तों। पहले भी उनकी नाकामियां सामने आती रही हैं ट्रेन हादसों में दोस्तों, और फिर से एक बार जो है यहाँ पर उन्हीं को रेल मंत्री बनाना, यानी कि प्रधानमंत्री खुद जानते हैं कि जो वो बड़े बड़े दावे करते हैं उसकी पोल खुल जाती है। दोस्तों कल जो हादसा हुआ उसमें बताया जा रहा है 10 से 11 लोगों की जान चली गई और कई अधिक लोग घायल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि प्रधानमंत्री ने दोस्तों जो पिछली बार हादसा हुआ था उसमें तो 3 ट्रेनें भिड़ी थी, याद होगा आपको, 2 ट्रेन भिड़ी थी और एक मालगाड़ी घुस गई थी ट्रेनों में। और अब की बार क्या हुआ कि चलती ट्रेन में बाकायदा आकर मालगाड़ी चढ़ गई। तो आप समझ सकते हैं कि रेल मंत्री की नाकामी साफ दिखाई दे रही है। सबसे पहली बात दोस्तों बताया जाता है कि गर्मी के टाइम पर जो रेल की पटरियां होती हैं दोस्तों फैल जाती हैं। फैल यानी कि उनमें ज़्यादा गैप आ जाता है, जितना ट्रेन का गैप रहता है ना उससे ज़्यादा हो जाता है गर्मियों के टाइम में, तो उनको बार बार रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती दोस्तों। रेलवे ट्रैक पर प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने बुलेट ट्रेन चला दी, मैंने वो ट्रेन चला दी। दोस्तों जब पटरियाँ ही ठीक नहीं होंगी तो ट्रेनों का क्या करेंगे, आप लोगों की जानें ले रहा है, सीधी सी बात है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने यहाँ पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि रेल मंत्री सिर्फ रील बनाने जाते हैं और रील बनाकर दोस्तों अपनी वाहवाही कराने में लग जाते हैं। आप समझिए, इधर इतना बड़ा हादसा हुआ, उधर रेल मंत्री जो वैष्णो थे दोस्तों वो बाकायदा रील बनवा रहे थे कि देखो रास्ता नहीं मिला तो मैं बाइक पर बैठ कर ही जा रहा हूँ। वाह भैया, आपकी वजह से मासूम लोगों की जानें जा रही हैं कि आप एहसान कर रहे हो, बाइक पर बैठकर वहाँ पर पहुँच, और क्या करोगे आप वहाँ पहुँचकर, सिर्फ आप जो है यहाँ पर अपनी पब्लिसिटी करवाना चाहते हो। वहाँ पर लोगों की जानें जा रही हैं और आप जो गाड़ी पर बैठकर रील बनवा रहा हो कि मैं बाइक के ज़रिए जा रहा हूँ वहाँ पर, मुझे वो नहीं मिली। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पूरी मीडिया
और पूरी भारतीय जनता पार्टी के क्या हाल है, किस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। एक रेल मंत्री की वजह से दोस्तों लोगों की जानें जा रही हैं और वही रेल मंत्री पब्लिसिटी स्टंट करने में लगा हुआ, रील्स बनाने में हुआ। इसीलिए विपक्ष ने जमकर घेरा और कहा कि जब हमारे ट्रेन हादसे होते थे तो हम इस्तीफ़ा देते थे, और लेकिन नरेंद्र मोदी दोस्तों उनके फेवरेट मंत्री का इस्तीफ़ा लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी उनके ऊपर कई आरोप लग चुके हैं। आपको बताते चले दोस्तों, वायनाड सीट पर उतरी प्रियंका गांधी, तो क्या अब नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी को उतारेंगे वायनाड से? ये सवाल मीडिया पूछ रही है। मुझे तो हंसी आ रही है दोस्तों, क्योंकि है अगर स्मृति ईरानी वायनाड से उतर भी गई भाईजान, तो प्रियंका गांधी के सामने उनका होगा क्या? दूसरी बार जिल्लत सहना पड़ेगी दोस्तों स्मृति ईरानी को। एक बार तो वो बुरी तरीके से किशोरी लाल शर्मा जी ने हरा ही दिया उन्हें उत्तर प्रदेश में। अब दूसरी बार भी अगर बीजेपी वायनाड से स्मृति ईरानी को खड़ा कर देती है, हालांकि इसकी आशंका नहीं है, मुझे नहीं लगता कि स्मृति ईरानी पर बीजेपी दाव खेलेगी। हालांकि ये तो बीजेपी भी जानती है कि वायनाड से वो चाहे किसी को भी खड़ा करे हार जाएगी, क्योंकि दोस्तों देखिए राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़े, दोनों सीट पर उनकी बड़ी जीत हुई, लेकिन उन्होंने चुना रायबरेली की सीट को और वायनाड की सीट को बड़े भावुक मन से छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ा दोस्तों, इसका रीज़न भी सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, राहुल गांधी समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है, क्योंकि अगर हम दोस्तों 2022 की बात करें या 2023 की शुरुआत की, तब तक कांग्रेस का कोई वजूद नहीं था उत्तर प्रदेश में। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव के लिए, और उसके बाद जो कांग्रेस ने पकड़ पकड़ी, जिस तरीके से कांग्रेस मजबूत हुई और जो लोगों ने जन विश्वास दिखाया दोस्तों, उससे ये चीज़ तो साफ हो जाती है कि राहुल गांधी पर अब जनता का विश्वास 2 गुना बढ़ गया। यानी कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी ख़त्म, राहुल गांधी के अच्छे दिन शुरू। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने अपनी छवि बदली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। जिन लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू छवि बना दी थी कि राहुल गांधी तो पप्पू हैं, उनके ऊपर करोड़ों रुपए बर्बाद किया गया राहुल की छवि बिगाड़ने के लिए मीडिया पर। लेकिन दोस्तों एक ऐसा बंदा जिसने इतना चला कि उसने सारे लोगों को पछाड़ दिया, और वो थे राहुल गांधी। मैंने पहले भी कहा है, फिर कहूँगा, राहुल गांधी को अब जनता अपना मसीहा मानने लगी है। जब देश में एक डिक्टेटर आ जाए दोस्तों, और वो डिक्टेटरशिप से देश को चलाने लगे, यानी कि दोस्तों जब लोग हिटलर तरीके से देश को चलाने लगे और लोगों को ये लगने लगे कि ये सामने वाला व्यक्ति देश में हिटलरगिरी कर रहा है, उस वक़्त दोस्तों जब एक ऐसा जननायक आ जाए जो सरकार के ख़िलाफ़, उस इंसान के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाने लगे, तो लोग उसमें दोस्तों अपना मसीहा ढूंढने लगते हैं। और राहुल गांधी को लोग अपना मसीहा मानते हैं, ख़ास करके दोस्तों दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिन लोगों को परेशान किया जाता है, उन्हें लगता है कि राहुल गांधी आकर सब बदल देंगे। और ये बात सच भी है कि राहुल गांधी अकेले नरेंद्र मोदी से भिड़ते हैं, और नरेंद्र मोदी की उन्होंने नींव हिलाकर रख दी है, जिसके बल पर वो इतराया करते थे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के संजय सिंह। कहा फिलहाल 80 सीटों के घोटाले की बात जो मैंने कही है वो बिल्कुल 16 आने सच है। अगर इस पर फिर से रिकाउंटिंग हो गई तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि 310 से भी ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतने वाला था। देखिए दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की इतनी बड़ी जीत हुई, बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों माना ये जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की और भी बड़ी जीत होती अगर ईवीएम घोटाले नहीं होते तो, क्योंकि जब से 48 वोटों वाला मामला सामने आया महाराष्ट्र की एक सीट का, और जब से ये पता चला है कि भैया बीजेपी का रिश्तेदार जो कैंडिडेट था उसके मोबाइल से ईवीएम जुड़ी थी, और जिस पर ओटीपी आती जिससे ईवीएम खुलता है दोस्तों, तो आप समझिए बहुत बड़ा विषय है कि भैया समझ में ये नहीं आता कि ईवीएम से जुड़ा हुआ फ़ोन आपने उस कैंडिडेट के रिश्तेदार को क्यों दिया। दूसरी बात दोस्तों, पहले वो 1 वोट से जीत रहा था, उसके बाद 48 वोट का नारा दिया गया। उससे भी पहले 2 बार जो यहाँ पर शिवसेना के इनको जीता हुआ घोषित कर दिया गया दोस्तों, घोषित कर दिया गया, लेकिन फिर से 2 बार रिकाउंटिंग की गई। तो आप समझ सकते हैं 2 बार उसको जीता हुआ घोषित करने के बाद तीसरी बार बीजेपी के नेता को जिता दिया, एकनाथ शिंदे के नेता को। और ये आरोप लग रहा है कि ये जानबूझकर कराया गया है दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्कैम किया गया है। और अगर पोल खुल गई ना तो तमाम ईवीएम की पोल्स खुल जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह कि ट्विटर हैंडल के मालिक एलन मास्क, जिसका नाम अब एक्स हो गया है, ट्विटर का उन्होंने नाम बदल दिया, एक्स कर दिया है, उन्होंने दोस्तों आप समझिए
साफ कहा कि फ़िलहाल ईवीएम देश के लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि जगह जगह पर जिस तरीके की बेईमानियाँ हो रही हैं, ईवीएम द्वारा इसको बंद कर देना चाहिए। तो सवाल वही उठता है दोस्तों कि ईवीएम पर सवाल कहीं है, लेकिन सरकार का जवाब वही है पुराना घिसा पिटा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ने वाली है मुसीबत दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले टीडीपी स्पीकर पद छोड़ने को तैयार नहीं। टीडीपी की 2 टूक अगर स्पीकर पद नहीं मिला तो सरकार तो गिरेगी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले टीडीपी ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो अपना किसी भी तरीके से स्पीकर पद नहीं छोड़ने वाली। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार बहुत चालाक है। अब मोदी सरकार चाह रही है कि विपक्ष को, वैसे भी उन लोग को कोई ज़्यादा मंत्रालय दिए नहीं गए टीडीपी और जो जेडीयू को, अब दोस्तों स्पीकर पद भी छीनना चाह रही है। बीजेपी के स्पीकर पद का मौका भी हम ही ले लें और हमारा ही स्पीकर हो। लेकिन दोस्तों टीडीपी अच्छे से जानती है कि अगर स्पीकर इनका हुआ तो ये जब चाहे वो करा सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं, सरकार टीडीपी की गिरा सकते हैं, जेडीयू को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों टीडीपी ने साफ कहा कि स्पीकर तो उन्हीं का होगा। और दोस्तों स्पीकर अगर उन्हीं का होगा तो आप समझ सकते हैं कि टीडीपी अड़ी हुई है इस बात पर, क्योंकि सब जानते हैं कि जिसका स्पीकर है उसके पास पावर है। हमने पिछली बार देखा कि लोकसभा में क्या नाटक हुआ दोस्तों। ओम बिरला ने बिना किसी वजहों के कई लोगों को सस्पेंड किया, 143 सांसदों को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया। ये राजनीति के इतिहास में पहली बार था जब किसी ने एक साथ सारे 143 सांसद को दोस्तों निलंबित कर दिया गया हो। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल पूछना भी वो है दोस्तों अजाब का काम, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जिस तरीके की हरकतें कर रहा हो और जिस तरीके से आपने जो यहाँ पर उनको वो सुनाया या फिर पनिश किया, ये सवाल आपके घेरे में अपने आप आ जाता है दोस्तों। मैंने तो कई बार इस चीज़ को दोहराया है और कहा भी है कि बीजेपी लोकसभा में विपक्ष के साथ जो दुर्व्यवहार करती है वो बार बार दिखाई देता है, क्योंकि लोकसभा जो स्पीकर है वो इस तरीके की चीज़ें करवाते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वोट का झटका। एक बार फिर से दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से ही जो है यहाँ पर परेशान। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव ने बीजेपी को चुनौती दे दी है। अखिलेश ने कहा है कि फ़िलहाल उत्तर प्रदेश से बीजेपी अब पूरी साफ़ होने वाली है। जो थोड़ी बहुत सीटें बची हैं दोस्तों आने वाले समय में वो भी ख़त्म हो जाएंगी। एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि इस देश में कुछ बदलने वाला नहीं है जब तक मोदी सरकार है। आप देख लीजिए, नई सरकार का गठन हुआ लेकिन दोस्तों वही घिसी पिटी बातें, वही घिसे पिटे रूल्स रेगुलेशन। सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी 3.0 कहकर आए, लेकिन सच्चाई ये है कि ये तो एनडीए की सरकार है, 3.0 का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, नरेंद्र मोदी के जो बड़े बड़े दावे हैं या जो बड़े बड़े वादे हैं उसकी पोल खुल चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप हर चुनाव में आते हो और वही जुमला देकर चले जाते हो। आप देख लीजिए नीट के पेपर में किस तरीके से घोटाला किया गया और जितने भी लोगों ने पेपर दिया था उन सब की मेहनत पानी में मिल गई। क्योंकि जब ये घोटाला हुआ तो सबसे पहली बात तो ये कि शिक्षा मंत्री इसको मानने को तैयार नहीं थे कि ये घोटाला हुआ है। उनका कहना था कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ। आप समझिए एक जैसे नंबर स्टूडेंट के आए हैं, 12 स्टूडेंट के एक जैसे नंबर, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि एक जैसे कैसे आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, उसके बाद जब खुलासा हुआ, सबूत सामने आए, तो इनको मानना ही पड़ा शिक्षा मंत्री के हाँ घोटाला हुआ है। और ऐसा कोई सा पेपर नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई सा पेपर नहीं है जो बीजेपी के राज में लीक ना हो जाए। तमाम पेपर लीक हो रहा है, एक के बाद एक पेपर लीक हो जाते हैं और ये सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती है। इस सरकार की हार का सबसे बड़ा कारण दोस्तों युवा भी है। युवाओं ने भी बीजेपी के ख़िलाफ़ जमकर वोट किया है, क्योंकि युवाओं में गुस्सा भी है और युवा जानते हैं कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ देश में तोड़ों की राजनीति कर रही है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ को दोहरा दिया। तो ये चीज़ तो साफ़ हो गई दोस्तों कि अब काफ़ी कुछ बदलने वाला है। और ऐसे में जाहिर सी बात है, अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल उत्तर प्रदेश वैसे भी पेपर लीक बन चुका है, लेकिन अखिलेश ने दावा किया है कि फ़िलहाल वो तमाम जनता के साथ खड़े हैं। और जिन भी लोगों ने दोस्तों
मदद की है ख़ास कर सरकार बनाने में, और जिन हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाइयों ने, उनका आभार भी है। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति ही है दोस्तों जो बीजेपी को विदा करेगी, क्योंकि अब की बार कहाँ कहाँ सरकार बनाने वाला इंडिया गठबंधन ये तो तय हो चुका है। अब जो लोग दोस्तों सरकारें गिराकर बनाना जानते हैं, ख़रीद कर, उन लोगों को भी कोई फ़ायदा होता नहीं है। भले ये लोग सरकार बना लेते हैं लेकिन फिर चुनाव के वक्त जनता इनको नकार देती है। और ये आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल किस तरीके की ये राजनीति हो रही है, जहाँ पर देश को इससे ख़तरा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के नेता सब लोग जिस तरीके की बातें करते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने आशंका जताई है। और ऐसे में जो है यहाँ पर राहुल गांधी इस चीज़ को बार बार दोहरा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दोस्तों हवा दे रही है। और ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये सवाल दोस्तों सबका है। इसीलिए अब बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है कि बीजेपी को दोस्तों सत्ता से बाहर कर चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी के एक तीर से 5 निशाने दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ज़रिए राहुल साधेंगे दिल्ली पर निशाना। उधर प्रियंका को वायनाड से उतार कर दोस्तों राहुल गांधी का केरल पर सीधा निशाना। यानी कि एक तीर से दोस्तों राहुल गांधी ने कई निशाने कर दिए हैं। और आप समझिए नरेंद्र मोदी की सांसें तो फूल गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों राहुल गांधी की 2 सीटों में से एक चुनना था। अब राहुल ने क्योंकि रायबरेली की सीट चुन ली है और दोस्तों जो है यहाँ पर वायनाड की सीट छोड़ दी है। अब वायनाड की सीट छोड़ने का मतलब आप समझिए, वायनाड की सीट छोड़कर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को दोस्तों अपना एक नया वो दिया। लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर खेल गए। राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं कि वायनाड से प्रियंका गांधी आराम से जीत जाएंगी। हो सकता है राहुल गांधी से भी ज़्यादा वोटों से वो जीत जाए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल पता है क्या, बीजेपी कोशिश करेगी वायनाड सीट को, बीजेपी का कोशिश करेगी कि वायनाड से हार जाए ये सीट। लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, क्योंकि प्रियंका गांधी को वायनाड से हराना उतना ही मुश्किल है दोस्तों जैसे गंजे के सर पर फिर से बाल उगाना, इतना ही मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों वायनाड राहुल गांधी का एक मंजवा ये कह सकते हैं कि जगह है। ऐसे में कांग्रेस ने खेल दिया है, क्योंकि अब दोस्तों कांग्रेस की जो राजनीति चल रही है वो आप समझिए, वो केरल में भी निशाना साध रही है कि आने वाले समय में केरल में सरकार बना पाए। हो सकता है दोस्तों केरल में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को, क्योंकि वहाँ के लोगों ने राहुल गांधी को हमेशा जिताया है और वहाँ के लोग बड़े ईमानदार रहते हैं दोस्तों। मैंने एक चीज़ देखी, ना कोई धर्म का आधार ना कुछ, बिना इन मुद्दों के वहाँ के लोग रहते हैं। और केरल एक सबसे अच्छी जगह मानता हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि केरल सबसे शांतिपूर्ण जगह है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम जैसी कोई विवाद नहीं होते। और यही कारण है जो केरल को लोग इतना पसंद करते हैं। और वहाँ की राजनीति से बीजेपी को हमेशा दूर रखा जाता है। अब की बार हालांकि केरल में एक बीजेपी के नेता ने खाता खोल लिया, एक सीट जीत गए वो, लेकिन जिस नेता ने वो सीट जीती उस अभिनेता ने इंदिरा गांधी की तारीफ़ की कि इंदिरा गांधी जो थी दोस्तों वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। उन्होंने ऐसा सवाल जवाब दिया। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के ही नेता इंदिरा गांधी को मदर ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं। तो फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी की जो राजनीति थी आज वो प्रियंका गांधी में आ गई है। प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चुनाव जीत भी जाएंगी। और दोस्तों इसके बाद गेम शुरू होने वाला है, क्योंकि आपको बताते चले अब राहुल के इस मास्टर स्ट्रोक से कोई नहीं बचेगा। खरगे जी और राहुल गांधी ने जो ये प्लान बनाया, जिन लोगों ने, बड़े ही ज़बरदस्त प्लान है दोस्तों। क्योंकि मैं चाहता था कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में एक्टिव रहें दोस्तों, क्योंकि जब कोई एक्टिव रहता है तो उसकी राजनीति और ज़्यादा बेहतर होती है। और इस वक्त दोस्तों आपकी राजनीति बेहतर होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल इस चीज़ों को जो यहाँ पर